नमस्कार दोस्तों। कथा पटकथा जो कि 10वां चैप्टर है, क्लास 12 एनसीईआरटी जो कि हिंदी जो कि क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक है, अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें कि मनोहर श्याम जोशी जो हैं उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। अर्थात कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई क्या है, एक कथा है, एक कहानी है। तो मनोहर श्याम जोशी जी जो पटकथा लेखक रहे, पत्रकार भी रहे और साहित्यकार भी रहे, तो उनका स्थान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कथा पटकथा लिखने में। तो जानेंगे इस पाठ में कि पटकथा क्या है, इसका स्रोत कैसा है, स्वरूप, संरचना, नाटक व फिल्म की पटकथा में अंतर क्या होता है, पटकथा लेखन का प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए, पटकथा और कंप्यूटर में आपसे क्या संबंध होता है। तो मशहूर साहित्यकार और कई कामयाब टेलीविज़न धारावाहिकों के लेखक स्वर्गीय मनोहर श्याम जोशी ने कई उपन्यासों आदि के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है पटकथा लेखन। एक परिचय। किसी पुस्तक के दूसरे अध्याय का शीर्षक है पटकथा क्या बला है। संभव है शायद कुछ इसी प्रकार का विचार आपके मन में भी उठ रहा हो। तो सबसे पहले शब्द पटकथा, ये दो शब्दों के मेल से बना है, पट और कथा। क्या? पट और कथा। कथा का मतलब आप सभी जानते हैं, कहानी, और पट का अर्थ होता है पर्दा। पट का अर्थ होता है पर्दा, अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए, चाहे वो पर्दा बड़ा हो या छोटा। यानी कि सिनेमा और टेलीविज़न दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्मों, धारावाहिकों आदि का मूल आधार पटकथा होती है। इसी के अनुसार निर्देशक अपनी शूटिंग की योजना बनाता है, अभिनेताओं को अपनी भूमिका की बारीकियों और संवादों की जानकारी मिलती है तथा कैमरे के पीछे काम करने वाले तकनीशियनों और सहायकों को अपने अपने विभागों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कथानक तो इसका एक अभिन्न हिस्सा होता ही है। किसी भी फिल्म यूनिट या धारावाहिक बनाने के लिए कंपनी को पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वह है कथा या कहानी। कथा ही नहीं होगी तो पटकथा कैसे बनेगी। अब यह सवाल उठता है कि यह कथा या कहानी हमें कहाँ से मिलेगी। तो इसके कई स्रोत हो सकते हैं, हमारे स्वयं के साथ या आसपास की ज़िंदगी में घटी कोई घटना, अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी, इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व या सच्चा किस्सा, अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना। मशहूर उपन्यास कहानियों पर फिल्म या सीरियल बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया। अर्थात शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी जो थे प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, तो उनका एक प्रसिद्ध था उपन्यास देवदास, उसको हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया, अर्थात एक पटकथा के रूप में लिया गया। इसके अलावा भी हिंदी के कई जाने माने लेखकों मुंशी प्रेमचंद, फणीसौनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी आदि की तमाम रचनाओं को समय समय पर रूपल्ले पर्दे पर उतारा गया है। दूरदर्शन तो अक्सर ही साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्मों आदि का निर्माण करवाता रहा है या करवाता रहता है। अमेरिका, यूरोप में तो ज़्यादातर कामयाब उपन्यास और नाटक फिल्म का विषय बन जाते हैं। इस तरीके से आपके विषय की समस्या तो हल हुई। अब मसला उठता है पटकथा लिखने का। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पटकथा की संरचना या ढांचा किस प्रकार तैयार किया जाता है। फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना
नाटक की संरचना से बहुत मिलती है। अंग्रेजी में तो इसे कहते हैं स्क्रीन प्ले। क्या कहते हैं? स्क्रीन प्ले। नाटक की तरह ही यहाँ भी पात्र चरित्र होते हैं, नायक प्रतिनायक होते हैं, अलग अलग घटना स्थल होते हैं, दृश्य होते हैं, कहानी का क्रमिक विकास होता है, द्वंद्व टकराहट और फिर समाधान होता है। ये सब कुछ पटकथा के भी आवश्यक अंग होते हैं। मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में बहुत मूलभूत अंतर भी होते हैं। पहली चीज़ है दृश्य की लंबाई। नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं और फिल्मों में छोटे छोटे। इसी प्रकार नाटक में आमतौर पर सीमित घटना स्थल होते हैं, जबकि फिल्म में इसकी कोई सीमा नहीं होती है। हर दृश्य किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है। इसकी वजह है दोनों माध्यमों में मूलभूत अंतर। नाटक एक सजीव कला माध्यम है, जहां अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। सब कुछ वही है, उसी वक्त घट रहा होता है, जबकि सिनेमा या टेलीविज़न में पूर्व रिकॉर्डेड छवियाँ या ध्वनियाँ होती हैं। नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर घटित होता है और एक निश्चित अवधि के दौरान ही घटित होता है, जबकि फिल्म या टेलीविज़न की शूटिंग अलग अलग सेटों और लोकेशनों पर 2 दिन से लेकर 2 साल तक की अवधि में की जा सकती हैं। इसलिए नाटक का कार्य व्यापार, दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या आदि को सीमित रखना पड़ता है। लेकिन सिनेमा या टेलीविज़न में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। सबसे बड़ी बात नाटक की कथा का विकास या लीनियर जिसको बोलते हैं, मतलब एक रेखीय होता है जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों का इस्तेमाल करके आप घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फ्लैशबैक वो तकनीक होती है जिसमें आप अतीत में घटी किसी घटना को दिखाते हैं और फ्लैश फॉरवर्ड में आप भविष्य में होने वाली किसी हादसे को पहले दिखा देते हैं। इन दोनों तकनीकों को हम एक एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हम रांझे राघव की कहानी गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं और हमारी फिल्म शुरू होती है सड़क के दृश्य से, जहां कुछ किशोर लड़के मिलकर एक दुबले पतले लड़के को पीट रहे हैं। मार खा रहा लड़का भागकर घर के दरवाजे पर पहुंचता है। घर के भीतर से भागकर चमेली आती है और उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे शकुंतला और वसंता भी। चमेली घर की दहलीज पर सर रखे खून से लथपथ गूंगे को देखती है, जो अपनी व्यथा को व्यक्त करने में असमर्थ है। और चमेली को वो दिन याद आता है जिस दिन अनाथालय में पहली बार उसकी मुलाकात गूंगे से हुई थी। अब हम पागल खाने का वो दृश्य दिखाते हैं जहाँ कुछ दिन पहले चमेली अपनी सहेलियों के साथ गई और जहाँ पहली बार उसकी गूंगे से मुलाकात हुई थी। तो यही वर्तमान से अतीत में जाना फ्लैशबैक की तकनीक कहलाता है। क्या? वर्तमान से अतीत में झांकना या जाना फ्लैशबैक तकनीक कहलाता है। फ्लैश फॉरवर्ड समझने के लिए हम मोहन राकेश के नाटक अंडे के छिलके का वो दृश्य लेते हैं, जहाँ श्याम के बाजार जाने के बाद वीना घर ठीक ठाक कर रही है और उसे वो मज़ा मिलता है जिसमें अंडे के छिलके भरे हुए हैं। वैसे मूल नाटक में यह दृश्य इस प्रकार नहीं है, लेकिन अगर इसकी पटकथा लिखी जाए और हम इस दृश्य में फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग करें तो दृश्य कुछ इस तरह बनाया जा सकता है कि अचानक वीना के मन में यह विचार कौंधता है कि ये मुझे उसकी सास जमुना देवी के हाथों लग गए हैं। वो पूरे परिवार तथा पड़ोसियों के सामने मौजों में से अंडे के छिलके जमीन पर गिराकर उसे भला बुरा या बुरा भला कह रही है। हम वापस वर्तमान में आते हैं और
वीना अपना संवाद पूरा करती है। कितनी बार कहा छिलके मुझे में मत रखा करो, कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और चाय का पानी हीटर पर रखने के लिए चली जाती है। यह एक तथ्य गौर करने लायक है, वो यह है कि फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही युक्तियों का इस्तेमाल करने के पश्चात हमें वापस वर्तमान में आना जरूरी है, ताकि दर्शकों के मन में किसी किस्म का असमंजस न रहे। फिल्म या टेलीविज़न माध्यम में एक सुविधा यह भी है कि एक ही समय खंड में अलग अलग स्थानों पर क्या घटित हो रहा है दिखाया जा रहा है। मसलन हम दिखाते हैं हमारा कम पढ़ा लिखा नायक गांव में नदी में डूबते एक बच्चे की जान बचाता है। ठीक उसी समय हजारों मील की दूरी पर किसी महानगर में रहने वाला हमारा नायक अपनी बेशकीमती विदेशी कार से एक बूढ़े फेरी वाले को टक्कर मार देता है। तो कालांतर में दोनों नायकों की मुलाकात देश की राजधानी में होती है। नायक नंबर वन अब बहुत बड़ा मजदूर नेता बन गया है और नायक नंबर 2 कामयाब उद्योगपति। मतलब ये कि इन दोनों व्यक्तियों का यहाँ तक का सफ़र हम एक साथ दिखा सकते हैं। या अगर हम अंडे के छिलकाई उदाहरण लें तो जिस समय वीना अंडा फ्राइंग पैन में डालकर हलवा बनाना शुरू करती है, उसी समय हम दिखा सकते हैं कि घर के बाहर जमुना देवी रिक्शे से उतरकर उसे पैसे दे रही है। फिर हम दिखाते हैं कि वीना का हलवा लगभग बन गया है। उधर जमुना देवी के घर के अंदर घुस रही है, फिर हलवा, फिर जमुना देवी वगैरह वगैरह। इसी तरह की युक्ति कई बार पटकथा में नाटकीय तनाव बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती है। पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है। इन तीनों में से किसी भी एक के बदलने से दृश्य भी बदल जाता है। हम आपके पाठ्यक्रम में से रजनी का ही उदाहरण लेते हैं। दृश्य एक लीलाबेन नामक महिला के फ्लैट में शुरू होता है। समय शायद दोपहर का, क्योंकि उनका बेटा अमित स्कूल में वापस आने वाला है। दृश्य दो अगले दिन अमित के स्कूल के हेडमास्टर के कमरे में, और वक्त फिर दिन का ही है, अर्थात दृश्य 3 उसी दिन रजनी का फ्लैट और वक्त है शाम का। ये सारे अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग दृश्य हैं, अर्थात अलग अलग लोकेशन, अलग अलग जगहों के, कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों के अलग अलग दृश्य नज़र आए हैं। मान लीजिए कि पहले दृश्य में हम दिखाते हैं कि रजनी और लीलाबेन बातें करते करते रसोई घर में चले जाते, तो बावजूद इसके कि समय, कार्य, व्यापार, चरित्र सब एक ही हों, फिर भी दृश्य संख्या बदल जाती है। क्यों? क्योंकि घटना स्थल बदल गया। चलिए अब हम उस दृश्य को देखते हैं जहां रजनी अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कमरे के बाहर बैठी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही है। कि अब मान लीजिए रजनी को 15-20 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है। इतनी देर का दृश्य सिर्फ रजनी के बैठने का ही दिखाएंगे तो दर्शक बोर हो जाएंगे। अतः इस दृश्य की पटकथा कुछ इस प्रकार लिखी जानी चाहिए कि दृश्य 4, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिक्षा अधिकारी का दफ्तर, बाहरी कक्ष, दिन अंदर। तो शिक्षा अधिकारी के कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है। उसी के साथ मुलाकात का भी समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग बैठे हैं प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। रजनी कहती है कि चपरासी से कितनी देर और बैठना है। वहीं चपरासी हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। वहीं रजनी कहती है कि अपने ही
मन में भुनभुनाते हुए कि यह तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किस में बेजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरा जी दूसरी तरफ देखने लगता है। कट्टू 10 से 5 शिक्षा अधिकारी का दफ्तर, बाहरी कक्ष, दिन अंदर, अर्थात कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। वहीं कट्टू दृश्य 6 के शिक्षा अधिकारी का दफ्तर वही जगह होती है कि वही बाहर वाली जगह एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को अंदर जाने का इशारा करता है। रजनी के चेहरे पर तनाव डिजॉल्व टू। तो वही जगह कुछ देर बाद रजनी भी चपरासी को घूर कर देख रही है, जो मजे से अपने स्टूल पर बैठा है। पिछले दृश्य में जो व्यक्ति घूंस देकर भीतर गया था, वह अधिकारी के कमरे से बाहर निकलता है, मुस्कुराता हुआ जाता है। रजनी उठकर दनदनाती भीतर जाने लगती है। चपरासी, अरे 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 किधर कूद जाता, अभी घंटी बजी क्या? रजनी कहती है, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाज़ा धकेल कर भीतर चली जाती है। वहीं चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनती नहीं, अर्थात सुनती भी नहीं। वहाँ बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। वहीं कट्टू दृश्य 7 नजर आता है कि दृश्य 5 वाला कमरा, निर्देशक कुर्सी की पीठ से टिकट कर सिगरेट पी रहे हैं। रजनी को देखकर आश्चर्य से। इसी तरह कथानक को दृश्यों में बदलने का क्रम आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर गौर करने लायक 2 तरह की बातें हैं। पहली तो ये कि हमने किन आधारों पर दृश्य का बंटवारा किया। दृश्य संख्या 4, 5, 6 के कार्य व्यापार में निरंतरता है, लेकिन घटना स्थल में 2 अलग अलग दृश्य हैं। इसी प्रकार दृश्य 6 और 6 का घटना स्थल एक ही है, लेकिन दोनों दृश्यों के बीच लगभग 5-10 मिनट का फासला, इसलिए 2 भिन्न दृश्य संख्या। दूसरी गौर करने लायक बात है कि पटकथा लिखने का विशिष्ट ढंग हमारे दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन या घटना स्थल लिखा जाता है। वो कमरा है, पार्क है, रेलवे स्टेशन है या शेर की मान। उसके बाद लिखा जाता है घटना का समय, दिन, रात, सुबह या शाम, कब। तीसरी जानकारी दृश्य के शुरू में दी जानी जरूरी होती है, और ये कि घटना खुले में घट रही है या किसी बंद जगह में, या अंदर या बाहर। आमतौर पर ये सूचनाएं अंग्रेजी में लिखी जाती हैं और अंदर या बाहर के लिए अंग्रेजी शब्दों का इंटीरियर, एक्सटीरियर के 3 शुरुआती अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब INT और EXT, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ये पटकथा लिखने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रारूप है। सिनेमा या टेलीविज़न के कार्यक्रमों के निर्माण में कई टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत फिल्म या टीवी के कार्यक्रम के निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर तथा उसके सहायकों की अपने अपने काम में काफ़ी मदद करते हैं। इसी प्रकार दृश्य के अंत में कट टू, डिजॉल्व टू, फेड आउट आदि जैसी जानकारी निर्देशक व एडिटर को उनके काम में सहायता पहुंचाती है। अब तो खैर कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा लेखन का प्रारूप बना बनाया होता है। साथ ही वो ये बताने में भी सक्षम होते हैं कि आपकी पटकथा में कहाँ कहाँ का पर गड़बड़ी है। अक्सर उसे सुधारने के सुझाव भी आपको ये सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। उसे स्वीकार करना या ना करना आपकी सूझबूझ और इच्छा पर निर्भर करता है। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में यह चैप्टर आया होगा। अगर यह चैप्टर समझ में आया हो तो इन प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।